भाई मशहूर दर्जी था। वो घर के एक मखसूस कमरे में बैठकर सिलाई करता, जहाँ किसी को जाने की इजाजत न थी। हैरत की बात, वो जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता तो अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती। सब भाई की वाह वाह करते। हालांकि मेरी उम्र 23 साल हो गई थी, पर मैं अभी तक कंवारी थी। भाई को कोई परवाह न थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वो जोड़ा भी सी लिया। मैंने जो ही वो जोड़ा पहना, मैं भाई का राज जानने के लिए कमरे में छुप गई। फिर ये देखकर जान निकल गई कि कपड़ों में तो मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मेरा मतलब ये है कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता, और मेरी एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी करवा दी थी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता। उसे ज्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। ऐसी ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये इसका काम था, इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूं समझे, उसको औरतों की बातों का बहुत ज्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन दिनों से वो बहुत बदल गया था। इसकी वजह शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर उससे कपड़े सिलवाते। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहाँ बैठकर वो सारी रात कपड़े सिया करता था। लेकिन उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर न आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वो रात को ही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी कि वो बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई दर्जी रशीद जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता है, अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती है। हम इस मुआशरे में रहते हैं जहाँ किसी नई अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग इस बात को मान लेते हैं। शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला पीर है जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी। वो जिस भी लड़की के कपड़े सीता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी अम्मी या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करता था। जब हम उसे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब न देता। ज्यादा पूछते तो गुस्सा होता, डांट भी देता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। इनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े सिलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डब्बा पड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई इसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। ये तो सिर्फ कपड़े सीता और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वो जवाब न देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वो खुद तो कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी दोस्त आपके कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी दोस्त है, इस तरह से वो भी आपकी बहन हुई। भाई ने अपनी दुकान के 5 चक्कर लगवा लिए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनती है रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा, मैं जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुम्मे वाले दिन कपड़े पहने, पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई। उसने जो मुझे बताया, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी। लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। वो तो अपनी ही फिक्र में लग गई।
ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی جبکہ میں جانتی تھی جادو سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو، کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسی بات تو کوئی نہیں کی، وہ تو وہی باتیں کر رہے تھے جو درزی کرتا ہے، کیا کوئی سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہ سیتا تھا؟ میری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیا اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی؟ میرے سے بڑی بہن کی شادی تو اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کرا دی تھی، پھر مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ میری شادی نہ کرواتا، نہ میرے کپڑے سیتا؟ اگر میری شادی صرف ایک کپڑے سینے کی دوری پر تھی تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھا تھا؟ 2 ہفتے بعد میں اپنی دوست کے نکاح میں بیٹھی تھی، سارا محلہ باتیں کر رہا تھا کہ اس نے بھی رشید درزی سے کپڑے سلوائے، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا، یہ تو قسمت کی بات ہے، رشید جس کو وقت دے۔ باقی سب میرے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، ان کو کیا جواب دیتی کہ میرا بھائی مجھے خود نہیں ٹائم دیتا، تم لوگوں کو کیا ٹائم دے گا؟ میں غصے سے بھری پڑی تھی، میں نے یہی بات سب کو کہہ دی۔ وہ حیران رہ گئے کہ جب محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کرواتا؟ میں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، مجھ سے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اپنے کپڑے سلوانے، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دیتا، اس لیے مجھے اپنی شکل چھپا کر جانا تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا تھا۔ میرے کپڑے سی دو، میں نے 2 سوٹ لیے تھے، پیسوں کی کمی ہمارے پاس نہیں تھی، میرا بھائی دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا، میں نے اپنی امی سے پیسے لے لیے اور پہنچ گئی، ساتھ کپڑوں کا ناپ بھی تھا۔ میرے بھائی کو پتا تھا کہ میں کون سے کپڑے پہنتی تھی یا میرے کپڑوں کا نام کیا تھا، وہ تو ویسے ہی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کپڑوں کا ناپ لیتے میرا نام پوچھا جو کہ میں نے غلط بتایا، عمر پوچھی تو وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے بتائی، پھر پوچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں، سارا کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ خود درزی ویسے تو اتنی ڈیٹیل نہیں لیتا، لیکن باتوں باتوں سے وہ بات نکال رہا تھا اور بڑے طریقے سے یہ ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے میرا فون نمبر، تعلیم اور یہ کہ کتنی پڑھائی کی ہے، سارا کچھ پوچھ لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ آج کل تو رشتوں کی بڑی کمی ہے، رشتے ہو نہیں رہے یا لڑکیوں کی فرمائشیں بھی اتنی ہوتی ہیں، آپ کو کس قسم کا لڑکا پسند ہے؟ باتوں ہی باتوں میں جانے کیوں مجھ سے ساری باتیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں بھیس بدلے کھڑی تھی، ویسے ہی ڈری ہوئی تھی، میں بھی سارا کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا آپ کے کپڑے میں 2-4 دن میں سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن بعد آئے۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائے تو؟ اس نے کہا بیچ میں چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں بھی اس نے مجھ سے ایسی ہی باتیں کی۔ پھر 4 دن بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا دن بتایا۔ اس بیچ مجھے یہ تجسس تھا کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا، پھر بھائی کمرے کو جب لاک لگا کر اپنی دکان پر گیا تو کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے میں ایسی کوئی انہونی چیز نہیں تھی جس سے میں کچھ اندازہ لگاتی۔ وہاں 2 مشینیں پڑی تھیں، ایک پردہ لگا تھا، مشینیں ایک ریشمی کپڑے کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسے کسی درزی کا کمرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری پڑی تھیں، اسی طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی، کچھ بڑے بڑے رجسٹر تھے۔ میں رجسٹر کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا وہ کافی بڑے تھے، لیکن اتنا بھی کیا حساب کتاب کے اتنے بڑے رجسٹر میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی پرانے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو کھولتی مجھے کچھ ہلچل کی آواز آئی، میں ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس بھاگ گئی۔ دل تو پوری طرح بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں، دراصل وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا اس لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو میری جان نکال دے گا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا نہیں دے سکتی، پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی میری نہایت معصوم تھیں، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی، مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائے اور میں کپڑے پہنوں۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں، ویسے بھی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ میں جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر سے میرا نام پوچھا، کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ پکڑ لیے، وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے، میں نے سوچا میں کپڑے پہن لوں گی، مجھے جلدی تو بہت تھی، لیکن میں نے بھی جمعے کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ ویسے جمعے کا دن 2 دن بعد تھا۔ 2 دن بعد میں نے گھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے، صبح سے شام ہو گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی گھر کو صاف رکھیں۔ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا تھا، کوئی ہمارے گھر بھی نہ آیا تھا۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی،
इसलिए मैंने अपनी खाला के घर का पता लिख दिया, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता लिखना था। मैं इसको गलत नहीं बता सकती थी, न लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नजमा बताया। इसका मतलब ये सब सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया इस पर और इस नाम की लड़की के लिए वाकई ही रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडला रही थी। अपनी अम्मी को ये सब बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं ये भूल गई थी कि मैं उसके सिए हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी मक्कार, तू भेस बदल कर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला था, इसने मुझसे झूठ बोला अम्मी, यहाँ तक कि आवाज भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया तो अम्मी को उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को हो क्या क्या है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल न था, मैं भी ऐसी नहीं थी। ये पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई है। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, अब नहीं, घर का भेदी लंका ढाता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कराओगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज्यादा काम करवाता, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन वो मुझे मेरी उजरत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूंगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कंवारी लड़की आती, मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है या कंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, खानदान कौन सा है, जात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था औरतों से बात करने का। मैं ये सब कुछ करवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम जरूर होती हैं। मेरी बातों में आ जाती है। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभी दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बात कर लेती है, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। वो रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखे थे, वो भी शायद शादी की रिश्तों की मालूमात के थे। मेरे भाई ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को मशकूक बना लिया, बदतमीज बन गया कि लोग मुझसे ज्यादा सवाल न करें। मैं यूं किसी के रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे उस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 12 क्लाइंट भी मुश्किल से मिलते थे। अब हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ये ऐसे करते हैं तो इसमें भला बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अब तेरा दिल कर रहा है तो मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार दो। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार किया। फिर अपने भाई से कहा कि अगर ये सब ऐसा तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, तेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। और बस ये तो समझ के तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। क्यों करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। और तुम क्या चाहती थी कि मैं तुझे खाली हाथ रुखसत करूं? पहले तुम्हारा जहेज भी तो बनाना था, वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा आंखें फाड़ कर पर्दे के पीछे भी देख लेती, तेरा जहेज ही तो पड़ा था। मैंने एक पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ कपड़े ही होंगे। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत न करना, और अब शादी की तैयारियां करें। जो चाहे मुझे लिस्ट बना कर दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादियां करवा रहा था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फख्र है। वो जो भी कर रहा है अच्छा